Dear students, good morning. Today, students will be study about nationalism in India in social science in history. आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस में भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से हमने फर्स्ट वीडियो में राष्ट्रवाद से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया और इस वीडियो में हम उससे आगे आने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस, नमक यात्रा और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31 January 1930, they sent a letter to Victory Irving stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. The idea was to make the demands wide-ranging so that all classes within Indian society could identify within them and everyone could be brought together in a united campaign. It means देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 11 डिमांड्स का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ जनरल डिमांड्स थीं, जबकि कुछ डिमांड्स उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न वर्गों से जुड़ी थी। गांधी जी इन डिमांडों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। ऑल वाज द डिमांड द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ एबोलिश द बेगार salt was something consumed by the rich and poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on the salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive phase of the British rule. It means इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। ये भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी हिस्सेदारी को समाप्त कर गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू अपनाया था। गांधी जी ने ये यात्रा पैदल 78 सत्याग्रहियों के साथ मिलकर साबरमती से दांडी तक की। ये यात्रा 24 दिन तक चली थी। गांधी जी का इसलिए पैदल चलने का विश्व रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक में लिखा हुआ है। Mahatma Gandhi, a letter was in a way an ultimatum if the demands were not fulfilled by 11 March. The letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. Irving was unwilling to negotiate, so Mahatma Gandhi started his famous Salt March, accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhiji ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. It means महात्मा गांधी का ये पत्र एक अल्टीमेटम, चेतावनी या वार्निंग की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांग्रेस सवर्ण अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, परंतु महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वास वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे से जाकर
खत्म होनी थी। द मार्च वाज ओवर 240 मील्स फ्रॉम गांधी जी। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 days अबाउट 10 meals a day. Thousands come to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and upgrade them to peacefully defy the British. On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea वाटर। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 100 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आ जाते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और लोगों से कहा कि लोग अंग्रेज़ों को शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेज़ों का कहना न मानें। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यही ब्रिटिश कानून का उल्लंघन था। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 22, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. इट मीन्स यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था और इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कहा जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। As the important spread foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes, village officials resigned, and in many places forest people violated forest law, going into reserved forest to collect wood and graze cattle. It means शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों जानवरों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। Worldwide the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of the Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police posts, municipal buildings, law courts, and railway stations, all structures that symbolized British rule. It means इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर
उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। ए fright and government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagraha were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. It means भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए और तौबा बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5 March 1931. By this Gandhi-Irvin Pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference. The Congress and boycotted the first. इट मीन्स महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड इन द रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन December 1931. Gandhiji went to London for the conference, but the negotiation broke down and the return. Disappointed back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and a series of the measures had been imposed to prevent meeting, demonstration and boycotts. With great apprehension, Mahatma Gandhi released the civil disobedience movement for over a year. The movement continued, but by 1934 it lost its movement. इट मीन्स गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। ये वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस भारत लौटना पड़ा। यहाँ कर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने शब्द नए अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1914 तक आते आते उनकी गति मंद पड़ने लगी और धीरे धीरे ये आंदोलन विश्व के दूसरे क्षेत्रों से भी कम होने लगा। हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। Let us now look at the different social groups that participate in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? It means आइए देखते हैं कि सिविल नांग फनी या सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज के मायने क्या क्या दिखाई दे रहे थे। इन द कंट्री साइट रीच पीजेंट कमीशन लाइक द पाटीदार ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द commercial crops. They were very hard hit by the trade depression and
falling prices as their case income disappeared. They found it impossible to pay the government revenue demand, and it impossible to pay the government revenue demand, and the refusal of the government for reduce the revenue demand lead to widespread resentment. These rich represent become as the state supports of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. It means गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया। सरकारी लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा किया और कई बार अनैच्छिक समस्याओं या सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। नेक्स्ट, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. It means लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें भारी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया। द पुअर पीजेंट्री वर नॉट just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they and rented from landlords. As the depression continued and the cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined a variety of the radical movement often led by socialists and communities. It means गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को भी भारी भाड़ा चुकाना था और उन्हें माफ़ कर दिया जाए। उनके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasant and the landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. So the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain. It means इस प्रकार अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। What about the business classes? How did they relate to the civil disobedience movement during the First World War? Indian merchant and industrialists had made huge profit and become powerful, keen and expanding their business. They now reached against colonial policies that
restricted business activities. They wanted protection against imports of the foreign goods and rupee sterling foreign exchange ratio and would discourage imports. It means व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। इस प्रकार और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने एक ऐसी अनौपचारिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विरोधी विनिमय अनुपात में बदलाव भी चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने